अमूमन जब हम किसी अपराध या कानूनी प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल गणित के किसी सीधे साधे फॉर्मूले जैसा है। हाँ, मतलब 2 और 2 4। बिल्कुल, कोई अपराध हुआ, पुलिस आई, सबूत जुटाए गए और अदालत ने सजा सुना दी। हाँ, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। और हम सब चाहते भी यही हैं कि चीजें साफ साफ दिखें, उन्हें आसानी से सही और गलत के खानों में बांटा जा सके। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। एक कानून के प्रोफेसर के तौर पर मैं सालों से छात्रों को यही पढ़ाती आ रही हूँ कि किताबें आपको एक आदर्श स्थिति दिखाती हैं। हाँ, किताबों में सब सीधा लगता है। लेकिन जब आप असल दुनिया की आपराधिक न्याय प्रणाली में कदम रखते हैं ना, इंसानी मनोविज्ञान को समझते हैं और ये देखते हैं कि अपना वजूद बचाने के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है, तो वो सीधा गणित पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब तब आप सही और गलत के बीच एक बहुत ही धुंधले इलाके में खड़े होते हैं। एकदम सही बात है। आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम इस पूरी चर्चा में BNSS कहेंगे, उसके तहत पुलिस की जांच और अदालत के मुकदमों की हकीकत को समझेंगे। और इसे समझने के लिए हम किसी नीरस कानूनी किताब का सहारा नहीं लेने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हम इसका विश्लेषण करेंगे एक ऐसी कहानी के जरिए जिसे लगभग हर कोई जानता है। हम बात करेंगे मशहूर फिल्म दृश्यम के विजय सालगांवकर की। एक आम आदमी जो अपने परिवार को बचाने के लिए पूरे सिस्टम से टकरा जाता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। हाँ, क्योंकि जब कोई आम आदमी सिस्टम की खामियों का इस्तेमाल करता है, तब हमें समझ आता है कि कानून वास्तव में कैसे काम करता है। बिल्कुल। आज हम पुराने कानूनों और नए BNSS के बीच के उन बुनियादी बदलावों को समझेंगे जो जांच से लेकर फैसले तक की पूरी व्यवस्था को जड़ से पलट रहे हैं। तो चलिए सीधे 2 अक्टूबर की उस रात पर चलते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। वो पणजी वाला ट्रिप। हाँ, लेकिन उससे पहले की घटना। सैम नाम का लड़का अंजू को ब्लैकमेल करने उसके घर आता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और अंजू के हाथों गलती से सैम की मौत हो जाती है। ये इस पूरी घटना का पहला और सबसे अहम क्षण था। लेकिन मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता है कि अगर वो सिर्फ एक हादसा था, तो विजय सालगांवकर ने लाश को छिपाने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या सीधे पुलिस के पास जाना ज्यादा सुरक्षित नहीं होता? देखिए, कानूनी नजरिए से देखें तो विजय का फैसला इंसानी डर पर आधारित था, कानूनी समझ पर नहीं। अच्छा। यहाँ हमें कानून के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा, जिसे मेंस रिया कहते हैं, यानी आपराधिक इरादा। मेंस रिया। तो इसका इस केस में क्या मतलब हुआ? कानून केवल ये नहीं देखता कि क्या हुआ है, बल्कि ये भी देखता है कि उसे करने के पीछे की मंशा क्या थी। उस रात अंजू का इरादा सैम की हत्या करने का बिल्कुल नहीं था। हाँ, वो तो सिर्फ अपनी मां नंदिनी को बचा रही थी। बिल्कुल। और वो उस मोबाइल फोन को तोड़ना चाहती थी जिसमें वो आपत्तिजनक वीडियो था। कानून की नज़र में इरादे के बिना किया गया काम हत्या की श्रेणी में नहीं आता। तो अगर वो हत्या नहीं है, तो फिर अदालत उसे किस नजरिए से देखती? यहाँ बचाव पक्ष सबसे पहले आत्मरक्षा का तर्क देता। सेल्फ डिफेंस। हाँ, उन्हें अदालत में ये साबित करना होता कि उस हाथापाई के दौरान अंजू या उसकी माँ को अपनी जान का या गंभीर चोट लगने का सीधा खतरा था। और मान लीजिए कि किसी कारणवश आत्मरक्षा का तर्क अदालत में पूरी तरह साबित नहीं भी हो पाता, तब क्या होता? तब भी ये मामला सीधे तौर पर हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का बनता, जिसकी सजा हत्या के मुकाबले काफी कम होती है। अरे वाह! लेकिन उन्होंने डर के मारे लाश को जमीन में गाड़ दिया। अब मैं इस पूरी सिचुएशन को आज के समय में रखकर देखना चाहता हूँ। आज के समय में, यानी नए कानूनों के साथ? हाँ, मान लीजिए कि ये घटना आज हुई है, जब हमारे देश में BNSS लागू हो चुका है और नंदिनी डरने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन जाकर पूरी बात बता देती है। पुराने कानूनों में तो हमने सुना था कि पुलिस को गंभीर मामलों में तुरंत FIR लिखनी ही पड़ती थी। हाँ, ललिता कुमारी केस के फैसले के बाद ऐसा ही था। तो क्या नए BNSS कानून में भी ऐसा ही है? यहीं पर नए कानून ने एक बहुत बड़ा और ढांचागत बदलाव किया है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि BNSS की धारा 173 पूरी प्रक्रिया को बदल देती है। अच्छा, वो कैसे? पुराने कानून में नियम था कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। संज्ञेय अपराध मतलब? आसान भाषा में वो गंभीर अपराध जहां पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, जैसे हत्या या अपहरण। समझ गया। लेकिन BNSS ने एक तरह का ट्रायड सिस्टम लागू कर दिया है। ट्रायड सिस्टम? जैसे अस्पतालों में होता है? हाँ, अब अपराधों को सजा की अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये ट्रायज वाला हिस्सा थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना, ये काम कैसे करता है? देखिए, अगर मामला सीधे तौर पर हत्या या बलात्कार जैसे अति गंभीर अपराध का है,
तब तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी, उसमें कोई देरी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर अपराध मध्यम स्तर का है, जिसमें सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक की है, तो बीएनएसएस पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिनों तक एक प्रारंभिक जांच करने का अधिकार देता है। रुकिए 14 दिन? ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल लगता है मुझे। ऐसा क्यों? मान लीजिए मैं कोई अमीर और रसूखदार इंसान हूं और मुझ पर कोई आरोप लगता है, तो मेरे पास पूरे 14 दिन का समय होगा। मैं इस दौरान पुलिस को रिश्वत दे सकता हूं या शिकायतकर्ता को डरा धमका सकता हूं, ताकि 14 दिन बाद पुलिस कह दे कि भाई मामला तो बनता ही नहीं है। ये डर बहुत स्वाभाविक है। क्या ये एक आम आदमी के खिलाफ नहीं है? जब ये कानून बन रहा था तब इस पर काफी बहस भी हुई थी, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कानून बनाने वालों ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? पुराने सिस्टम में झूठे मुकदमों की बाढ़ आ गई थी। अक्सर आपसी रंजिश में, व्यापारिक विवादों में या पारिवारिक झगड़ों में लोग एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाकर तुरंत एफआईआर दर्ज करवा देते थे। हाँ, ये तो बहुत होता है हमारे देश में। और एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती थी, इंसान की इज्जत तो चली ही जाती थी। ये बात भी सही है। तो ये जो 14 दिन की जांच है ना, ये पुलिस को ये तय करने का मौका देती है कि शिकायत में कितनी सच्चाई है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला अपनी मर्जी से ये करेगा। अच्छा, इसके लिए कोई नियम है? हाँ, इसके लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति जरूरी होती है। खैर, मैं समझ रहा हूँ कि झूठे केस रोकना जरूरी है, लेकिन अगर उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ही शिकायत दर्ज करने से मना कर दे, तो आम आदमी क्या करेगा? इसीलिए बीएनएसएस में ईएफआईआर और जीरो एफआईआर के प्रावधानों को बहुत मजबूत किया गया है। ईएफआईआर मतलब इंटरनेट से? बिल्कुल। अब अगर कोई पुलिस स्टेशन आनाकानी करता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। और ये जीरो एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर का मतलब है कि आप देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। अरे वाह! पुलिस आपको ये कहकर वापस नहीं भेज सकती कि ये इलाका हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वो आपकी शिकायत दर्ज करेंगे और फिर उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज देंगे। चलिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 की तरफ। मान लेते हैं कि पुलिस को शक हो गया है और जांच शुरू हो गई है। दृश्यम का वो हिस्सा मुझे सबसे खौफनाक लगता है, जहां आईजी मीरा के आदेश पर पुलिस सालगांवकर परिवार को बेरहमी से पीटती है। हाँ, वो दृश्य काफी विचलित करने वाला था। और बाद में जब नए आईजी तरुण अहलावत आते हैं, तो वे पुलिस स्टेशन के फर्श की खुदाई करवा के वो कंकाल ढूंढ निकालते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर वो खुदाई आज के नए बीएनएसएस के तहत हो रही होती, तो पुलिस की शक्तियों पर क्या नई पाबंदियां होती? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो पुलिस के काम करने के तरीके में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर आया है, वो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता। रिकॉर्डिंग हर चीज की। बीएनएसएस की धारा 105 और 185 के तहत जब भी पुलिस कोई तलाशी लेगी या कुछ भी जब्त करेगी, तो उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है, मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से। पर सोचिए, अगर पुलिस खुद ही बेईमान हो तो वे कैमरा बंद करके अपनी मर्जी का कोई सबूत वहां रख सकते हैं। हाँ, ये तो कोई भी सोच सकता है। और फिर कैमरा चालू करके दिखा सकते हैं कि देखें साहब, हमें तो ये यहीं मिला। कानून में इस चालाकी को रोकने का भी पक्का इंतजाम किया गया है। रिकॉर्डिंग निर्बाध होनी चाहिए, यानी उसमें कोई कट या एडिट नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर रिकॉर्डिंग रुक कर हुई है तो अदालत तुरंत उस सबूत की सत्यता पर सवाल उठा देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को वो रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दृश्य में विजय ने रातों रात जो कंकाल बदलने का खेल खेला था, वो आज के समय में लगभग नामुमकिन हो जाता। बिल्कुल, क्योंकि खुदाई की पूरी प्रक्रिया तो कैमरे में कैद हो रही होती। सही कहा। और इस कड़ी में एक और अहम चीज जुड़ जाती है, वो है फोरेंसिक अनिवार्यता। वो क्या है? पुराने कानूनों में फोरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर आना हर मामले में जरूरी नहीं होता था, लेकिन अब धारा 176(3) के अनुसार नियम स्पष्ट हैं कि 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी भी अपराध में फोरेंसिक एक्सपर्ट का क्राइम सीन पर जाना अनिवार्य है। मतलब पुलिस के साथ साथ साइंटिस्ट भी वहां मौजूद रहेंगे? हाँ, वो खुद अपने उपकरणों से नमूने लेंगे और अपनी प्रक्रिया की अलग से वीडियोग्राफी करेंगे, जिसका मतलब है कि विजय के लिए कंकाल को बदलना अब किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होता। यानी अब पुलिस के पास अकेले सबूतों से छेड़खानी करने का कोई मौका नहीं है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये जांच को बहुत पारदर्शी बनाता है। लेकिन एक तरफ हम पुलिस पर कैमरा की नजर रख रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है कि पुलिस को अब फिर से हथकड़ी लगाने की छूट दे दी गई है। हाँ, धारा 43 के तहत ये बदलाव हुआ है।
ये तो मानवाधिकारों के नजरिए से पीछे जाने वाली बात लगती है मुझे। देखिए, हथकड़ी लगाने का मुद्दा हमेशा से ही बहुत विवादित रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों में इसे इंसानी गरिमा के खिलाफ मानते हुए लगभग रोक ही दिया था। तो फिर इसे वापस क्यों लाया गया? क्योंकि जमीन पर काम करने वाली पुलिस को इससे बहुत दिक्कतें आ रही थीं, खासकर जब खतरनाक अपराधी हिरासत से भाग जाते थे या पुलिस पर ही हमला कर देते थे। हाँ, ये भी एक पहलू है। इसलिए नए कानून ने एक बीच का रास्ता निकाला है। पुलिस हर किसी को हथकड़ी नहीं लगा सकती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी को भी लगा दी? बिल्कुल नहीं। केवल गंभीर मामलों में, जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवाद के आरोपियों या जो आदतन अपराधी हैं, उन्हें ही पुलिस हथकड़ी लगा सकती है। और मेडिकल जांच को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं ना? हाँ, धारा 51 के तहत पहले किसी आरोपी की मेडिकल जांच करवाने के लिए एक निश्चित रैंक के पुलिस अधिकारी की अनुमति चाहिए होती थी। और अब कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे उसका रैंक कुछ भी हो, जरूरत पड़ने पर आरोपी की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। ये तो काफी सहूलियत वाली बात हो गई। इसके साथ ही पीड़ितों के अधिकारों को भी काफी बढ़ाया गया है। पुलिस को अब हर हाल में 90 दिनों के भीतर पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करना होगा कि जांच की प्रगति क्या है। ये एक बहुत जरूरी कदम है। चलिए अब अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं। ये सब तो पुलिस की जांच तक सीमित था। असली खेल तो अदालत में शुरू होता है ना? बिल्कुल, अदालत ही तो फैसला करती है। जब मामला जज के सामने जाता है तो जांच के दौरान मिले इन सब सबूतों का अदालत में क्या मोल रह जाता है? दृश्यम फिल्म तो पूरी तरह से विजय की उस मास्टरमाइंड एलिबी पर टिकी थी। वो 2 अक्टूबर को पणजी जाने वाली कहानी। हाँ, पणजी जाना, स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग अटेंड करना, पाव भाजी खाना और बस से वापस आना। उसने हर चीज का सबूत तैयार कर लिया था। पुलिस के पास सैम की हत्या का कोई चश्मदीद गवाह तो था ही नहीं। सब कुछ सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर था। ये कानून में एक बहुत ही जटिल स्थिति होती है। जब कोई सीधा गवाह नहीं होता तो अदालत पुलिस द्वारा पेश की गई परिस्थितियों की कड़ी को देखती है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझता हूँ। ये मुझे बिना किनारों वाले एक जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा लगता है। जिगसॉ पजल कैसे? मतलब पुलिस के पास किनारे के कुछ टुकड़े हैं, लेकिन बीच के वो अहम टुकड़े गायब हैं जो असल तस्वीर दिखाते हैं। क्या बिना पूरी तस्वीर के अदालत किसी को सजा दे सकती है? ये उदाहरण बहुत सटीक है। अगर हम आपके जिगसॉ पजल वाले उदाहरण को ही लें, तो पुराने समय में कई बार ऐसा होता था कि पुलिस किसी तरह दबाव डालकर या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके गलत टुकड़े को जबरदस्ती उस पजल में फिट कर देती थी। हाँ, वो तो है। लेकिन कानून का उसूल कहता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सजा तभी मिलेगी जब घटनाओं की कड़ी पूरी तरह से जुड़ी हो, बीच में कोई भी गैप ना हो। बिल्कुल। और वो कड़ी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा करे कि आरोपी ही दोषी है, कोई और विकल्प बचना ही नहीं चाहिए। और विजय ने बड़ी चालाकी से उन बस टिकटों और रेस्टोरों के बिलों के जरिए उस कड़ी को बीच से ही तोड़ दिया। यही उसकी मास्टर स्ट्रोक थी। आपराधिक कानून का एक सबसे मजबूत स्तंभ है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी अपराध साबित करने का जिम्मा। हाँ, कानून में ये जिम्मेदारी हमेशा अभियोजन पक्ष यानी पुलिस और सरकारी वकील पर होती है। उन्हें अपराध को संदेह से परे साबित करना होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एकदम सही। विजय को खुद को बेकसूर साबित नहीं करना था। उसे सिर्फ जज के दिमाग में पुलिस की कहानी को लेकर एक उचित संदेह पैदा करना था, और उसने वो कर दिया। मुझे एक बात अभी भी खटकती है। जब आईजी मीरा ने विजय के परिवार को बेरहमी से पीटा तो उसकी पत्नी और बच्चों ने रोते हुए पुलिस के सामने सब कुछ सच उगल दिया था। हाँ, उन्होंने अपराध कबूल कर लिया था। उन्होंने मान लिया था कि सैम की मौत उनके हाथों हुई है। फिर अदालत में उस कबूलनामे की कोई अहमियत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बयान पुलिस हिरासत में और डर या दबाव के साये में दिया गया था। तो क्या हुआ? सच तो सच है ना? देखिए, हमारे देश का भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्पष्ट कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी कबूलनामा अदालत में तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज न किया गया हो। तो अगर पुलिस किसी को पीट कर ये बुलवा भी ले कि हाँ मैंने हत्या की है, तो अदालत उसे मानेगी ही नहीं? बिल्कुल नहीं मानेगी। इसका आधार हमारे संविधान के अनुच्छेद 20(3) में छुपा है। वो क्या है? लेकिन अगर उस कबूलनामे से पुलिस को कोई अहम सुराग मिल जाए तो, जैसे अगर विजय का परिवार कहता कि हमने लाश को फलां जगह गाड़ा है और पुलिस वहां जाके लाश निकाल ले। हाँ, ये एक अलग स्थिति है।
इसे कानून की भाषा में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कहते हैं। मतलब जो सच सामने आया। हाँ, अगर पुलिस की मार के बाद भी आरोपी कोई ऐसी नई जानकारी देता है जिससे कोई ठोस भौतिक सबूत मिल जाए, जैसे हत्या का हथियार या लाश, तो सिर्फ वो हिस्सा जहां तक उस सबूत की बरामदगी हुई है अदालत में मान्य होगा। अच्छा, सिर्फ उतना हिस्सा। हाँ, लेकिन सिर्फ ये बयान कि मैंने हत्या की है, ये अदालत के लिए रद्दी के कागज के बराबर है। समझ गया। अब जरा दृश्यम 2 के उस गवाह के बारे में बात करते हैं जो 7 साल बाद अचानक सामने आता है। वो जो मर्डर के वक्त पुलिस स्टेशन के पास था? हाँ, वो कहता है कि उसने 2 अक्टूबर की रात विजय को निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते देखा था। क्या इतने सालों बाद आई गवाही अदालत में सच में टिक पाती है? जब गवाहों की विश्वसनीयता या उनकी पहचान की बात आती है, जिसे हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड या TIP कहते हैं, तो समय बहुत मायने रखता है। मतलब 7 साल बहुत लंबा समय है। बिल्कुल, इंसानी दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव तो है नहीं। समय के साथ यादें धुंधली पड़ जाती हैं और उनमें नई बातें जुड़ने लगती हैं। हाँ, ये तो है। अदालतें 7 साल पुरानी गवाही को बहुत ही शक की नज़र से देखती हैं। बिना किसी अन्य पुख्ता तकनीकी या फॉरेंसिक सबूत के सिर्फ इतने पुराने एक गवाह के सहारे किसी को सजा देना लगभग नामुमकिन है। मतलब डिफेंस वकील उसकी धज्जियां उड़ा देता। बिल्कुल, बचाव पक्ष का वकील कुछ ही मिनटों की जिरह में उस गवाह की याददाश्त को झूठा साबित कर सकता है। चलिए, अब अध्याय 4 में एक नई स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए पुलिस विजय की इस पूरी एलिबी को तोड़ देती है। ठीक है, मान लेते हैं। तो फोरेंसिक रिपोर्ट्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब अदालत में पेश कर देते हैं। मामला अब सेशन ट्रायल में पहुंच गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमारे देश में तारीखों का जो अंतहीन सिलसिला चलता है, उसमें तो विजय बूढ़ा हो जाता। क्या नए BNSS कानूनों के तहत न्याय में ये देरी कम होगी? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया आखिर कितनी तेज हो सकती है। मुकदमों में होने वाली देरी सच में हमारी न्यायतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी रही है। तो BNSS में इसका क्या इलाज है? BNSS ने स्पीडी जस्टिस यानी त्वरित न्याय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ट्रायल प्रक्रिया पर सख्त समय सीमाएं थोप दी हैं। समय सीमाएं मुझे थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। मतलब जजों के पास पहले से ही हजारों केस लंबित हैं, वे इसका पालन कैसे करेंगे? ये चुनौती जरूर है, लेकिन कानून ने अब इसे टालना बहुत मुश्किल कर दिया है। इसे ऐसे समझिए, जब ट्रायल शुरू होता है तो सबसे पहले आरोपी के पास ये अधिकार होता है कि वो खुद को डिस्चार्ज यानी बरी करने की अर्जी लगाए। डिस्चार्ज अर्जी? मतलब वो कह सकता है कि मुझ पर केस ही नहीं बनता। बिल्कुल। पहले इसकी कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब BNSS की धारा 262 के तहत आरोपी को दस्तावेज मिलने के 60 दिनों के भीतर ही ये अर्जी लगानी होगी। 60 दिन? और अगर जज को लगता है कि केस में दम है और वो डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दे, तो आगे क्या होता है? इसके तुरंत बाद जज को ये तय करना होता है कि आरोपी पर किन किन धाराओं में मुकदमा चलेगा। इसे आरोप तय करना या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसके लिए भी कोई समय सीमा है? हाँ, धारा 251 के अनुसार पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट को हर हाल में आरोप तय करने होंगे। और सबसे अहम सवाल, फैसले का क्या? मैंने देखा है कि कई बार अदालत में बहस पूरी हो जाती है, लेकिन जज अपना फैसला महीनों तक सुनाते ही नहीं है। इस पर भी अब रोक लग गई है। जब दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो जाएगी, तो जज को 30 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाना ही होगा। सिर्फ 30 दिन? हाँ, बहुत ही विशेष कारणों से वे इस समय को 45 दिनों तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। और सबसे दिलचस्प बात, फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर धारा 392 के तहत उस अदालत को वो फैसला अपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। ये तो सच में क्रांतिकारी है। लेकिन मेरे पास एक और सवाल है। मान लीजिए विजय को एहसास हो जाता है कि अब वो अदालत में नहीं बच पाएगा, पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं और उसकी सजा तय है, तो वो क्या करेगा? वो अपने परिवार को लेकर चुपचाप देश छोड़कर किसी ऐसे देश में भाग जाता है जहां से उसे वापस लाना मुश्किल हो। क्या तब केस वहीं का वहीं रुक जाएगा? पुराने कानून CRPC में ठीक ऐसा ही होता था। अगर आरोपी फरार हो जाता था तो ट्रायल एक तरह से फ्रीज हो जाता था। फाइलें धूल खाती रहती थी। हाँ, जब तक कि वो वापस गिरफ्तार न हो जाए। लेकिन BNSS ने इस सबसे बड़ी रुकावट को खत्म कर दिया है ट्रायल इन एब्सेंशिया के प्रावधान के जरिए। ये CRPC से एक बहुत बड़ा बदलाव है। ट्रायल इन एब्सेंशिया मतलब आरोपी वहां है ही नहीं और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।
बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? मतलब उसकी तरफ से बहस कौन करेगा? देखिए, अगर विजय देश छोड़कर भाग जाता है और अदालत उसे भगोड़ा घोषित कर देती है, तो बीएनएसएस की धारा 356 के तहत जज उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अदालत उसके लिए एक सरकारी वकील नियुक्त करेगी जो बचाव पक्ष की ओर से पुलिस के गवाहों से जिरह करेगा। तो पूरी प्रक्रिया वैसी ही चलेगी। हाँ, सारे सबूत वैसे ही परखे जाएंगे जैसे विजय कोर्ट रूम में बैठा हो, और अंत में अगर जुर्म साबित होता है तो अदालत उसे सजा भी सुना देगी। ये तो बहुत जबरदस्त है। ये भारतीय न्याय व्यवस्था में सच में एक बहुत बड़ा कदम है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति भागकर न्याय की प्रक्रिया को बंधक नहीं बना सकता। आज के इस गहन विश्लेषण ने सचमुच चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के सफर में देखा कि कैसे अपराध के पीछे का इरादा पूरी दिशा तय करता है, कैसे ईएफआईआर और पुलिस की प्रारंभिक जांच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे अनिवार्य वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक जांच पुलिस को भी जवाबदेह बना रही है। बिल्कुल। और अंत में कैसे अदालत की सख्त समय सीमाएं और भगोड़ों पर नए नियम न्याय की रफ्तार को तेज करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं है। समाज बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, अपराध के तरीके बदल रहे हैं, और इसी के साथ हमारे कानून भी खुद को ढाल रहे हैं। जाने से पहले क्या कोई ऐसा विचार है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? कुछ ऐसा जिस पर वे खुद सोच सकें? हाँ, एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल है। हमने इस पूरी बातचीत में मान लिया कि विजय ने ये सब सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया। हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। लेकिन अगर आप दृश्यम 2 देखें तो वो एक साधारण केबल ऑपरेटर से एक बहुत सफल सिनेमा हॉल का मालिक बन चुका है। सही बात है, उसने काफी पैसा कमा लिया। अब नए कानून यानी बीएनएसएस की धारा 107 में एक प्रावधान है जो अदालत को अपराध की आय से बनी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये साबित हो जाए कि विजय ने अपनी ये नई संपत्ति, अपना रुतबा और ये सारा पैसा पुलिस को चकमा देकर और उस शुरुआती अपराध को छिपाने के कारण ही हासिल किया है, तो क्या कानूनी तौर पर उस सिनेमा हॉल को अपराध की आय माना जा सकता है? अरे बाप रे! क्या सरकार कानूनी रूप से उसे जब्त कर सकती है? ये तो पूरी कहानी का अंत ही पलट देगा। ये सच में एक बहुत ही उलझा हुआ और नया विचार है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज के इस आधुनिक डिजिटल फुटप्रिंट के युग में, जहां हर चौराहे पर कैमरे हैं, हर फोन कॉल का रिकॉर्ड है और फोरेंसिक विज्ञान इतनी गहराई तक जा सकता है, क्या आज के समय में परफेक्ट क्राइम कर पाना वास्तव में संभव बचा है? मुझे तो लगता है कि शायद अब कानून की रोशनी इतनी तेज हो गई है कि छिपने के लिए कोई अंधेरा कोना बचा ही नहीं है। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद खोजना होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जटिल कानूनी विषय को इतनी गहराई से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया, शुक्रिया। तो आज के इस कानूनी सफर को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।